बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, अ विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज की सैर। लुक ऑन द स्क्रीन। बिफोर यू रीड, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू extraordinary people, both of them disabled or differently abled as we now say। ये एक कहानी है दो अद्भुत लोगों की जिनके अंदर कुछ कमी थी, या यूं कह सकते हैं जिनके अंदर कुछ और ही क्षमता थी, जैसा हम अभी कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer। स्टीफन हॉकिंग जो हैं उनको पैरालिसिस हो गया है, यानी उनका शरीर जो है वो काम नहीं करता, लेकिन वो अपनी व्हील चेयर पर ही, ये जो पैरालिसिस जो है उन्होंने उन्हें व्हील चेयर पर ही बैठा करके या बैठने पर मजबूर कर रखा है। यानी वो चल फिर नहीं सकते हैं, वो सारा टाइम जो है व्हील चेयर पर ही गुजारते हैं। लेकिन वो व्हील चेयर जो है उनके लिए ख़ास है, क्योंकि उसके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है जिसके बटन दबाने पर वो उनके मन की बात बोलती है। विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, जो उनके लिए एक मशीन की आवाज़ में बात करती है। फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर, फिरदौस कांगा एक लेखक है। एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। कांगा वॉज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स, कांगा का जन्म जब हुआ था तो उनकी हड्डियां बिल्कुल नरम थी, यानी कमज़ोर थी, जल्दी टूट जाती थी। दैट टेंडर टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे तो उनकी हड्डियां जो है वो जल्दी ही टूट जाती थी, यानी उनकी हड्डियां कमज़ोर थी, मजबूत नहीं थी। लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर, तो हॉकिंग्स की तरह ही कांगा जो है वो व्हील चेयर पर घूमते हैं। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर। अब दोनों ही अपनी बातें आपस में शेयर करते हैं कि एक व्हील चेयर पे रहना कैसा होता है, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी एक व्हील चेयर पे ही गुजारना। आप जो है चल करके घूम करके कहीं नहीं जा सकते हैं, आपको कहीं भी जाना हो तो आपको व्हील चेयर पर ही जाना पड़ता है। एंड एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, और जो नॉर्मल पीपल हैं, यानी जो चल फिर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो वो जो है ऐसे लोगों की तरफ किस नज़रों से देखते हैं। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there। कहते हैं, राइटर कहता है कि कैम्ब्रिज जो है मेरे लिए बहुत यादगार चीज़ है मेरे लिए। ऐसी चीज़ है जिसकी तुलना मैं शायद ही किसी चीज़ से कर सकूं, और ये बिल्कुल बहुत अजीब भी है क्योंकि मैं वहाँ स्टेफन हॉकिंग से मिला था। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university। तो राइटर कहता है कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सैर कर रहा था, तो वहाँ जो गाइड था उसने बताया कि ये स्टेफन हॉकिंग है बेचारा, ये माजूर हो गया, यानी ये हाथ पैर जो हैं इसके काम नहीं करते हैं, इसको पैरालिसिस हो गया है, लेकिन ये बहुत ही कामयाब आदमी है, ये बहुत ही कामयाब आदमी है। ये आइजक न्यूटन, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट
गुजरा है पिछले ज़माने में, तो उनका ये सक्सेसर है, यानी उनके बाद ये बड़ा साइंटिस्ट है और यूनिवर्सिटी में इनके पास उन्हीं की चेयर है ना, कुर्सी है। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed anthrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived here. और मैंने शुरू कर दिया क्योंकि मैं ये भूल गया था कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्रिलियंट, यानी बहुत ही तेज दिमाग वाला व्यक्ति और जो पूरी तरीके से पैरालाइज़ था, यानी उसका शरीर काम नहीं करता था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी था, जो स्टार्स और प्लैनेट्स, यानी तारों के बारे में और अंतरिक्ष के ग्रहों के बारे में जो पढ़ाई करता है, उसको कहते हैं एस्ट्रोफिज़िसिस्ट। फिज़िक्स के अंदर ये पढ़ाई होती है। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर और सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब लिखी थी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वो यहाँ यानी इस यूनिवर्सिटी में रहते थे। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब हमने उस यूनिवर्सिटी का टूर कर लिया यानी यात्रा कर ली, हमने घूम करके सब कुछ देख लिया, आई रश्ड टू अ फोन बूथ एंड almost tearing the cord so it could reach me out, found Stephen Hawking's house. फिर जैसे ही हमने टूर ख़त्म किया, मैं दौड़ करके गया एक टेलीफ़ोन बूथ के पास और वहाँ से मैंने टेलीफ़ोन के रिसीवर को खींच करके अपने पास लिया। यानी मैं इतना जो है उतावला हो गया था कि मैंने ध्यान भी नहीं किया कि अगर मैं ज़्यादा खींचूँगा तो ये तार टूट जाएगा। फिर मैंने वहाँ से स्टीफ़न हॉकिंग्स के घर पे फ़ोन लगाया। There was his assistant on the line, and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way. तो मैंने जब फ़ोन किया, तो उसके असिस्टेंट ने कॉल रिसीव किया और मैंने उन्हें बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ और मैं व्हील चेयर पर इंडिया से आया हूँ। हो सकता है असिस्टेंट असिस्टेंट ने ये सोचा हो कि वहाँ से आते समय ये गिर गया हो, इसको चोट लग गई हो, इसीलिए ये व्हीलचेयर की बात कर रहा है। टू राइट अबाउट माय ट्रैवल्स इन ब्रिटेन, उसने बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ और मैं अपनी ब्रिटेन की यात्रा के बारे में लिख रहा हूँ, लिखने के लिए लिख आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, और मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स वुड डू, और 10 मिनट का अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। हाफ एन आवर, ही सेड, आधा घंटा मिलेगा आपको। फ्रॉम 3:30 टू 4, 3:30 बजे से 4 बजे तक का टाइम। तो असिस्टेंट ने उनको टाइम दे दिया कि भाई आपको 10 मिनट नहीं, आपको आधा घंटा मिलेगा, आप 3:30 से 4:30 बजे तक उनके पास आ सकते हैं। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और फिर मुझे अपने पूरे बदन में कमजोरी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check। मुझे जो है, मैं बस लोगों की बातें सुन सुन करके काफ़ी कमज़ोर हो गया था, जो कहते हैं कि नहीं तुम्हें तो मजबूत बनना चाहिए, तुम्हें तो बहादुर बनना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समथिंग समबडी लाइक यू। अब चूंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मेरी हड्डियां जो थी काफ़ी कमज़ोर थी, तो उनकी बातें जो है ना मुझे थका देती थी, यानी मुझे बहुत परेशान करती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी क्या हालत है, उन लोगों को मालूम नहीं था। दूसरे लोग तो कहेंगे कि तुम्हें मजबूत बनना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, लेकिन वो मेरी असल प्रॉब्लम नहीं समझ रहे थे कि मुझे असल में प्रॉब्लम क्या है। और उनकी यही बातें सुन कर के मैं काफ़ी परेशान हो जाता, और इसीलिए मैं ना बहुत ही ज़्यादा लेज़ी भी हो गया था।
और मैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था। हालांकि मुझे जो मजबूत करने वाली जो चीज थी, यानी जिससे मैं और ज्यादा ताकत हासिल करता, वो थी यानी मेरे जैसे ही किसी दूसरे आदमी से मिलना। यानी कि जिस तरह मैं कमजोर हूँ, मैं परेशान हूँ, है ना, और मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, मैं व्हील चेयर पर रहता हूँ सारा टाइम। तो अगर मैं ऐसे ही किसी और आदमी से मिलूंगा, उससे मैं बातचीत करूंगा, वो मुझसे बातचीत करेगा, वो अपने आइडियाज और जो है वो अपनी बातें मुझसे शेयर करेगा, तो मुझे उससे कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि अगर ये इतना कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने बहुत ही कुछ बड़ा हासिल किया हो। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। उसके बाद में जो है, जब आप ऐसे व्यक्ति से मिल लेते हैं, उसके बाद जो है आप बहुत ही अच्छे अच्छे काम, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आई हैवंट बीन ब्रेव, said his disembodied computer voice the next afternoon। और नेक्स्ट आफ्टरनून यानी अगले दिन की जब दोपहर हुई, तो ये कहा, ये आवाज सुनाई दी, आई हैवंट बीन ब्रेव, कि मैं कभी भी बहादुर नहीं था। एक कंप्यूटर की आवाज आई कि मैं कभी भी बहादुर नहीं था। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी, यानी मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। ये आवाज सुनाई आ रही है। Surely I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice। हालांकि मैं उन्हें ये कहना चाहता था कि आप के अंदर जो क्रिएटिविटी है, यानी आप जिस अपने दिमाग को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं नई नई चीज़ों के लिए या को खोज करने के लिए, तो उसके लिए तो आपको अब बॉडी जो मिली है वही आपकी चॉइस है। उसके लिए अब आप दूसरी कोई चीज़ नहीं चुन सकते। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई। यानी आपके पास इतना अच्छा दिमाग है, तो क्या अब आपको भी चॉइस चाहिए होगी? कि आप इतने अच्छे दिमाग वाले हो और फिर भी आपको बोतल चाहिए। सॉरी। तो राइटर ये कहना चाह रहा है कि उनके पास इतना क्रिएटिव माइंड है, तो उसके हिसाब से तो उन्हें चॉइस मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उन्हें ये बात कही नहीं, मैं चुप रह गया। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड। और मैं जब बार बार बोल रहा था, तो मेरी बात के रेस्पॉन्स में वो जवाब दे रहे थे, तो मुझे काफ़ी जो है वो दुख हो रहा था। मैं यानी मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि मैं उनको बोलने के लिए क्यों मजबूर कर रहा हूँ। एक तो वो पहले से ही इस हाल में है और मैं उनको बार बार बोल करके परेशान कर रहा था। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड। और ये रहे वो, और वो अपने हाथों से जो है वो छोटे से स्विच को बार बार दबाते हैं। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम। अब वो अपने हाथ में रखे बटन को दबाते हैं और फिर वो उस बटन से जो है कंप्यूटर में शब्द ढूंढते हैं, और फिर कंप्यूटर उनके लिए वो शब्द बोलता है। अब उनके पास सिर्फ वो एक अंगुली ही बाकी रह गई थी जिससे वो स्विच दबा करके अपनी बात बता सकते हैं। बाकी उनकी पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज थी, उन्हें लकवा हो रखा था, वो हिलती डुलती नहीं थी। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनकी उंगलियां लंबी भी थी और पेल यानी पीली हो चुकी थी एक बीमारी के कारण। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सॉशन। और कई बार उनकी आंखें जो है वो बंद हो जाती थी, थकान, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते एक ही काम को बार बार करने की वजह से। यानी कि वो थक जाते, बोर हो जाते। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश। और जब उनके सामने बैठा हुआ था, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी। द माइंड buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses। और
उनका जो दिमाग था वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और वाइब्रेंट था, यानी बहुत तेज़ था। उनके दिमाग के अंदर आइडियाज़ और जो थॉट्स आते थे ना, वो कहने का मतलब ये है कि अपने मुँह से तो वो नहीं बोल सकते थे, लेकिन कंप्यूटर से जब वो चीज़ बोलते थे, तो वो बिल्कुल ही अजीब लगती थी। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. मैंने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो अपाहिज होते हैं किसी तरह से, वो एक तरह से खुश नहीं रहते हैं, यानी उनको किसी खुशी की कमी लगी रहती है। मैंने स्टीफन हॉकिंग से कहा, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? मैंने कहा, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने अपने आप से कहा कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि हर अपाहिज व्यक्ति अंदर से दुखी नहीं होता है। क्या तुम हमेशा अपने अंदर अपने आप पे हंसते ही रहते हो? About 3 minutes later he responded. और 3 मिनट के बाद में उन्होंने जवाब दिया, I find it amusing when people patronize me. और मैं ये बात जब सुन देखता हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि पीपल जो है मुझे पैट्रोनाइज़ कर रहे हैं। यानी लोग जो हैं वो मेरी रक्षा के लिए या मेरी मदद के लिए बार-बार आगे आ जाते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अननोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? और फिर मैंने उनसे सवाल किया स्टीफन हॉकिंग से, क्या मेरे जैसा कभी कोई आदमी आपसे अगर मिलने के लिए आ जाए, तो क्या आपको काम में वो डिस्टर्ब करता है? या आपको ये चीज़ अजीब लगती है कि भाई आप कोई काम कर रहे होते हैं और मेरे जैसा कोई व्यक्ति आ जाए आपसे मिलने के लिए, तो क्या आप परेशान होते हैं? द आंसर फ्लैश्ड यस। और उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे परेशानी होती है। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। और उन्होंने यानी स्क्रीन पे नज़र आए, क्योंकि वो कंप्यूटर से बातें करते थे, यानी वो अपने फिंगर से बटन दबा करके फिर कंप्यूटर स्क्रीन में वर्ड्स ढूंढ करके फिर सामने जो जिसको अपनी बात बतानी होती, या तो वो स्क्रीन पे दिखा देते या अपनी बात सुना देते कंप्यूटर के जरिए। तो जब स्क्रीन पे उन्होंने देखा ना कि यस लिखा आया, यानी कह रहे हैं हाँ कि मैं तुम्हारे जैसे लोग आने से परेशान हो जाता हूँ, ये हाँ कह करके बाद में वो मु- मुस्कुराए। उससे मुझे लगा कि हाँ, कि मैं इस दुनिया के एक सबसे खूबसूरत आदमी को देख रहा हूँ। हालांकि उनका हाँ कहने से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई थी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा ही लगा था कि उन्होंने ये बात कही है। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। जब हम उनको पहली बार देखते हैं तो हमें एक शॉक लगता है कि अरे ये किस तरह का आदमी है। बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। वो बिल्कुल एक फोटोग्राफ की तरह है, यानी वो हिलते डुलते नहीं है, बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती। As if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three dimensional। और ऐसे लगता है कि उनकी जितनी भी मैगजीन और न्यूज़पेपर में फोटो छपी हुई है, वो अब थ्री डायमेंशनल, यानी एक अ, उसको मॉडल बना करके उस कुर्सी के ऊपर रख दिया गया हो। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs, the look, sorry, you look at his eyes which can speak still, and there are saying something huge and urgent. It is hard to tell what। जब मैं उनको देखता हूँ तो वो अपना सिर जो है वो हिला सकते हैं, और अपनी बॉडी का जो अपर पार्ट है, यानी कि शरीर का ऊपर का जो हिस्सा है, वो ब्लू शर्ट उन्होंने पहना हुआ है। और उनके जो पैर हैं वो बिल्कुल भी काम के नहीं है। जब हम उनकी आंखों की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें स्टिल, यानी एक ही जगह ठहरी रहती हैं, लेकिन वो कुछ
कहती हैं, यानी वो अपनी आंखों से अपनी बात बताने की कोशिश करते हैं। और उनकी आंखों में है ना बहुत कुछ बड़ा है और बहुत जल्दी नोटिस करने वाली चीज़ है, लेकिन हम ये बता नहीं सकते हैं कि वो चीज़ क्या है। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन आपको जो है वो एक चीज़ हिला देती है बिल्कुल अंदर से, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा होता है जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये चीज़ देखूंगा। Before you, like a lantern, those walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man। आपके सामने एक लैंप या लैंटर्न लगी हुई है और उसकी जो दीवारें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, फटी हुई, यानी बहुत पतली हो चुकी है। यानी लैंप जलने से अंदर की जो उसकी जो दीवारें हैं या जो उसका कांच है, जो कुछ भी है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है। और आपको सिर्फ जो है वो अंदर से एक रोशनी ही दिखाई देती है, उसके अलावा जो रोशनी अंदर जलती रहती है, दिए जैसे दिया जलता है ना, उसके अंदर छोटी सी रोशनी जलती रहती है, बस वही नज़र आती है, उसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। तो इसी तरह उनके अंदर भी, यानी स्टीफन हॉकिंग के अंदर भी एक रोशनी है एक तरह की, जो बाहर से तो हमें नजर नहीं आती है, लेकिन उनके अंदर एक रोशनी है जो हम उस चीज के अंदर देख सकते हैं। द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट, यानी उनका जो शरीर है वो उनके बिल्कुल काम नहीं आता। एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडोज, उनका जो शरीर है ना वो उनके बिल्कुल काम नहीं आता है। ऐसा है कि बस उनकी परछाई है, यानी बस उनके साथ साथ ही है। So that I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is, everything else an accessory। तो जैसा कि मैं आत्माओं में विश्वास नहीं करता और ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ें, वो राइटर कह रहा है कि मैं आत्मा में विश्वास नहीं करता, ये सब चीज़ें जो है ये बस उसके साथ में लगी हुई हैं, जो हालांकि ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बस वैसे ही साथ में लगी, जैसे हमारा शरीर है। वो राइटर के कहने का मतलब कि हमारा शरीर हमारे साथ में लगा हुआ है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो राइटर के कहने का मतलब ये है कि हमारे जो अंदर जो चीज़ है, जो पावर है, वही हमारी असली चीज़ है। बाकी हमारे साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसके सपोर्ट में है, उसको डेकोर उसके एक तरह से कह सकते हैं भाई डेकोरेशन के लिए है, यानी बाकी सब चीज़ें हैं वो उसी के लिए। तो आज हम अपना चैप्टर जहाँ तक पढ़ा है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से शुरू करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और जितना हमने पढ़ लिया है उतना आप रिवाइज भी कर लें और यहाँ तक आप इनके वर्ड मीनिंग्स भी कर लें। क्लास एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।